टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और कोहली जी ने कई सारे रिसर्च लिए हैं और जो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी काम की बात है, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस शो में आपको बताने वाले हैं कि AIS में दी गई जानकारी से असहमति देने भर से ही क्या आपको मिल जाएगा इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई से छुटकारा। अब इनकम टैक्स आपके पुराने लेन देन की नहीं करेगा जांच, आखिर क्यों? और छोटे व्यापारियों के लिए GST और TCS का क्लेम करने का क्या है तरीका? इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन AIS, जिसको कोहली साहब ने एक नया नाम दिया था, आईना इसे समझिए, और ये दरअसल एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और इसमें ये होता है कि आप जो भी लेन देन करते हैं वो सारे लेन देन इस स्टेटमेंट में दिख रहा होता है, और कई बार लेन देन गलत भी दिख जाता है। तो पिछले दिनों बहुत सारे मामले ऐसे आए कि जो लेन देन दिख रहा था उसमें कई सारे टैक्स पेयर्स ने अपनी असहमति जता दी। डिसएग्री का एक कॉलम होता है, डिसएग्री कर दिया कि नहीं, ये लेन देन हमारा नहीं है, और ये मान बैठे कि डिसएग्री कर दिया तो हमारा पल्ला छूट गया, अब इनकम टैक्स विभाग कोई कार्रवाई करेगा नहीं। धड़ल्ले से ऐसा कर रहे थे लोग, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब डिसएग्री कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच समझ के करना होगा। आखिर ये मैं चेतावनी आपको क्यों दे रहा हूँ वो बेहतर होगा कोहली साहब ही बताएं, क्योंकि इनके पास कई सारे लोग आते भी हैं, कई सारे मामले भी हैं। कोहली साहब, ये डिसएग्री करने भर से तो मुझे लगता था कि अब मामला रफा दफा हो गया, ऐसा नहीं है। जी हाँ लक्ष्मण, पहले मैं ये भी बताऊं आपको, आपने एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहा, जिसको मैं आईना इसे समझिए कहता हूं। इसका अब एक और नाम भी निकल के आ रहा है, ऑटोमेटेड इनकम टैक्स सिस्टम। मुझे लग रहा है जैसे जैसे ये इवॉल्व कर रहा है तो ये अपने नाम और मीनिंग के नजदीक पहुंच रहा है। तो बिल्कुल, आप जब डिसएग्री करते हैं तो ये मान लेते हैं। और डिसएग्री लक्ष्मण दो तरीके का होता है। एक डिसएग्री होता है वाकई में आपका उस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी खरीद बेच का दिख रहा है, तो आपने तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी खरीदी नहीं, तब तो आप आंख बंद करके डिसएग्री करते हैं। पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उन्होंने ये सोचा कि शायद डिसएग्री करने से हमारा, इससे हिंदी में वर्ड होता है, पिंड छूट जाएगा, हमारी इससे जान छूट जाएगी। तो हम ये बताना चाहते थे, और मैं इस बात को जिक्र करना चाहता था, जब आप डिसएग्री करते हैं तो होता क्या है। आपके डिसएग्री करते ही, क्योंकि ई वेरिफिकेशन सिस्टम है 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो डिपार्टमेंट है वो उस सोर्स के पास जाता है। मान लीजिए वो सोर्स सब रजिस्ट्रार है जहां से आपने प्रॉपर्टी ली, वो सोर्स के पास जाएगा कि साहब आपने अपनी SFT में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, जानकारी हमें दी इस करदाता के बारे में, पर इस करदाता ने तो इसको नकार दिया है। ये करदाता तो कह रहा है हमारी है ही नहीं। आगे जाकर चेक करता है क्या? जी हाँ, वो सोर्स के पास वापस जाते हैं। इतना वो तकलीफ उठाते हैं, कष्ट उठाते हैं, जो मर्जी आप समझ लीजिए। और अगर उसने दोबारा कह दिया कि नहीं साहब हमारे पास तो रिकॉर्ड है, वो बाकायदा फिर प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास है। अगर ऐसा हुआ तो मुझे लग रहा है करदाता दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपके ऊपर से जो एक, लक्ष्मण मैं यूं कहूंगा कि एक विश्वास है, वो थोड़ा सा इरोड हो जाता है। तो मैं सलाह ये दूंगा कि जब भी आप डिसएग्री करें तो आंख बंद कर कर उसको डिसएग्री करें, क्योंकि बहुत सारी बार मैंने देखा है लक्ष्मण कि आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शंस आप ही को, आपसे मेरा मतलब आप नहीं, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, आप ही को कई दफे याद नहीं रहते हैं, और वो याद नहीं रहने की वजह से हम उसको डिसएग्री कर देते हैं। पर डिसएग्री सोच समझ के करें, अपने रिकॉर्ड्स को चेक करके करें। डिपार्टमेंट को ये मौका ना दें कि वो दोबारा आपके पास आए, नहीं नहीं साहब आप तो जो है मामला जो है। इसमें कोहली साहब दो सवाल है। पहली बात तो ये कि मान लिया जाए हमने डिसएग्री कर दिया, अनजाने में डिसएग्री कर दिया, मुझे पता नहीं था कि ये ट्रांजैक्शन मैंने किया था, और मुझे पहली नज़र में लगा नहीं आया तो मैंने किया ही नहीं, और फिर डिसएग्री कर दिया, और आगे चल के इनकम टैक्स विभाग को ये पता चलता है कि नहीं जी, इन्होंने डिसएग्री जो किया है दरअसल वो गलत है, वाकई इनका ही ट्रांजैक्शन है। तो क्या इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करेगा, फिर दोबारा हमें मौका देगा इस पर अपनी बात रखने का? आप जब रिटर्न फाइल करेंगे तो नेचुरल बात है कि आप जब डिसएग्री करेंगे तो वो डिसएग्री करके आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को भी अकॉर्डिंगली दिखाएंगे लक्ष्मण, तो वहां पर गलती हो जाएगी, वहां पर फंस जाएंगे। तो अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, लाजमी बात है, आप उसी हिसाब से फाइल करेंगे। तो मेरी सलाह यह है, बल्कि मैं जोर देके कहना चाहूंगा कि डिसएग्री का बटन दबाने से पहले एक दफे अपने सारी बैंक स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, चेकबुक्स, ऑनलाइन पेमेंट, जो भी आप करते हैं, अपने कागजात, अपने दस्तावेज, जो आप फाइलें बना के रखते हैं, उसको ध्यान से देख लें, उसके बाद आप डिसएग्री करें। अब एक सवाल और कि डिसएग्री कर दिया तो क्या हमें किसी बात को ध्यान रखना चाहिए फॉलोअप के तौर पे, कि देखते हैं कि इनकम टैक्स विभाग कुछ पूछ तो नहीं रहा हमसे, कोई इंटीमेशन तो नहीं दे रहा, ऐसा कुछ देखना चाहिए हमें? जी हाँ, आपने डिसएग्री किया और अगर वो मान लीजिए वाकई में डिसएग्री नहीं है, यानी कि आपकी भूल है पर वाकई में है, तो वो फिर से आपको वो दिखने लग जाएगा ट्रांजैक्शन, क्योंकि जब वो वेरीफाई कर लेंगे वहां से
तो वो उसको वापस डाल देंगे, वापस डाल दें। तो आपको वो दोबारा दिखने लग जाएगा। ये भी एक पहचान है कि आपने डिसएग्री किया पर असल में आप भूल कर रहे हैं, तो वो वापस दिखाई देने लग जाएगा। उससे भी ज्यादा ये होता है कि टैक्स पेयर, मैं समझता हूं आज का जो सिस्टम है ना लक्ष्मण, वो टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में एक ट्रस्ट, एक विश्वास का रिलेशनशिप है, तो थोड़ा सा उस विश्वास में कमी आती है। जरूर कोई, हमें तो इस बात का पता नहीं, जरूर कोई ऐसा सिस्टम होगा जहां डिपार्टमेंट ने कोई डॉट लगा देते होंगे, कुछ ना कुछ निशान लगाते होंगे कि भाई इन टैक्स पेयर पे जरा खास नजर रखनी है, बार बार ये हमारी जानकारी पे ये हमारी संदेह जानकारी को करते हैं। झुठलाते हैं वगैरह। हो सकता है ऐसा कुछ हो, हम इसके बारे में कमेंट तो नहीं करते पर ध्यान से करना चाहिए। तो बिल्कुल, तो इस बात का ख्याल रखें ताकि इनकम टैक्स विभाग का आप पर विश्वास बना रहे, और जब भी आप डिसएग्री करते हैं तो इसको एक बार दोबारा से सोच लीजिए वाकई हमारा ट्रांजैक्शन है कि नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले चलते हैं चेन्नई, जहां से स्वाति जैन जी हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वाति जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल आपके पास। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा सवाल एक्चुअली एनआरआई टैक्सेशन से रिलेटिंग है। हाँ। मैं 1 साल से एनआरआई हूँ और मैंने पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ अकाउंट खोल रखा है एज रेसिडेंट इंडियन, जो नेक्स्ट ईयर मैच्योर होगा। तो मेरा पूछना ये था कि क्या ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो मुझे पोस्ट ऑफिस से मिलेगा उस पे कोई टैक्स लगेगा जैसे मैं एनआरओ अकाउंट में डिपॉजिट करूंगी? और और दूसरा सवाल मेरा ये है कि क्या ये अमाउंट मैं गिफ्ट कर सकती हूँ अपने एनआरओ अकाउंट से? अगर हाँ तो किसे गिफ्ट कर सकती हूँ? स्वाति जी आपने बिल्कुल ठीक, इनका सवाल कहाँ से निकल के आ रहा है मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि एनआरआईज को अब पीपीएफ अकाउंट मेंटेन करने पर रोक लगी हुई है। तो स्वाति जी जब ये मैच्योर होगा अकाउंट, तो उस समय जो आपको पैसा मिलेगा उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा पहले तो आप ये, और जब आप उसको एनआरओ अकाउंट में अपने जमा करेंगे तो आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट, चाहे प्रिंसिपल हो चाहे इंटरेस्ट हो। और क्योंकि ये ट्रिपल ई एग्जेम्पशन इसमें होता है, एग्जेम्प्ट। उसके बाद आप जब इसको किसी को गिफ्ट करेंगे तो गिफ्ट करते हैं आप तो 56(2)(10) के अंतर्गत हम लोग बार बार रिश्तेदारों की लिस्ट गिनवाते हैं। उस लिस्ट में हस्बैंड वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, उनके आगे पति पत्नी भी हो गए, आपके भांजे भांजी भतीजियां भी आते हैं। तो वो उन लोगों को गिफ्ट नहीं है। अब किसी बाहर वाले को अगर आप स्वाति जी गिफ्ट करते हैं तो वहां 50,000 रुपए तक की तो एग्जेम्पशन है, पर 50,000 से ऊपर जब आप करेंगे तो वो पूरा का पूरा उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल मेरठ से, जहां से अनिल गर्ग जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, नमस्कार। मैं आपका रेगुलर व्यूअर हूं, आपसे बहुत बारीकी से आप जवाब देते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे टैक्स एक्सपर्ट जो है बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं और बहुत रिसर्च करते हैं और कोशिश यही करते हैं कि आपका जितना से जितना टैक्स बचा सके नियमों के दायरे में रह करके। बताइए इस बार टैक्स गुरु आपकी क्या मदद करे? सर मैंने फाइनेंस ईयर 22-23 की रिटर्न भरी थी ITR 1। ठीक है। और जब उसमें जाके वो बोलता है टैक्स पे, मैंने टैक्स पे कर दिया था। ठीक है। तो मेरा रिफंड बैठता था 58,000। तो वहां से मैसेज आ गया था कि आपको 58,000 रिफंड मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर 21-22 में मैंने सेम उसमें उनका 72,000 मेरा टैक्स बैठता था, मैंने वो पे कर और उनको चालान भेज दिया। बाद में वो कह रहे कि जमा नहीं हुआ, आप पे ड्यू है। अब वो कह रहे हैं कि हमने 58,000 उसमें एडजस्ट कर दिया आपके 72,000। अच्छा। जबकि मैं चालान भेज चुका हूँ, कस्टमर केयर पे भी बात कर चुका हूँ, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। कोई समाधान नहीं। चलिए आपका समाधान निकालेंगे, इनकम टैक्स विभाग तक आपकी बात भी पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच आपके एंड पे आपको क्या करना चाहिए? कोहली साहब बताएं। कोहली साहब, इन्होंने कुछ कोशिश तो की है वैसे। जी। 3 चीजें अनिल जी को मैं सलाह दूंगा। तर्कश में 3 बाण रखें और एक एक करके चलाएं, इनमें से एक जरूर लगेगा। पहले तो आप अनिल जी ई निवारण, आपको पता होगा ग्रीवियंस की रिजॉल्व करने की एक पोर्टल में सुविधा दी गई है, उसमें आप फाइल करिए। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, मैं इनको एक मोबाइल नंबर देता हूं। एक नया मोबाइल नंबर निकल के आया है लक्ष्मण, और मोबाइल नंबर सभी दर्शक इसको नोट कर लें, लिख लीजिए। अनिल जी आप बिल्कुल इसको लिखें। बाकी दर्शक भी इस मोबाइल नंबर को लिख लीजिए, चाहे मोबाइल पे लिख लीजिए या फिर आप पेन से लिख लीजिए। बताइए नंबर क्या है? मैं बता रहा हूं क्योंकि एक स्पेशल इनिशिएटिव डिपार्टमेंट है, हमने इसको पीछे किसी एपिसोड में डिस्कस भी किया था। स्पेशल इनिशिएटिव चलाया डिपार्टमेंट है जहां पिछली ओल्ड डिमांड्स को एडजस्ट करने का जो सारा की सारी प्रक्रिया चल रही है। नोट करिए आप 82166, मैं रिपीट करता हूं 82166 71200 71200। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। बाई चांस ये दूसरा बाण निकाला, अब ये बाण भी नहीं काम करता है, फोन नहीं मिलता है, कुछ होता है, तो तीसरा और अंतिम बाण ये रहेगा
कि आप अपने एरिया ऑफिसर के पास, आपका जो आयकर विभाग आपके ज्यूरिसडिक्शन में, आप उसके पास जाके भी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। डिपार्टमेंट इसके लिए बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं है। ये बहुत लोगों को समस्या आ रही है और ये आपका तुरंत इसका निस्तारण अनिल जी हो जाएगा। अनिल जी, समझ में आ गया कि कैसे क्या कदम उठाने हैं? निवारण पे तो ट्राई कर लिया सर, कई बार ट्राई कर लिया, वहाँ से तो सॉल्यूशन नहीं। इस मोबाइल पर मैं कॉल करूंगा जी, इसीलिए मैंने आपको 2-3 बाण दिए। मुझे पता था इसमें से कोई ना कोई बाण हो सकता है अपने निशाने पर ना लगे। पहला बाण आपका खाली गया, पर 2 बाण अभी बाकी हैं। आप उनको ट्राई करिए, फिर भी नहीं हो तो आप जरूर लक्ष्मण जी को वापस बता सकते हैं। बिल्कुल, आप वापस से बताइएगा और टैक्स गुरु के प्लेटफॉर्म के जरिए हम कोशिश करेंगे कि ये मामला इनकम टैक्स विभाग तक पहुंचे और उम्मीद यही की जाएगी कि अगर आपका जेन्युइन केस है तो इनकम टैक्स विभाग इस पर सकारात्मक रूप से विचार करेगा और फिर आपका समाधान करेगा। ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे पास हैं। पिछले दिनों एक ट्विटर पे एक साथी ने लिखा था, मैं वही उनका ढूंढ रहा था कि हमारे रिफंड नहीं आ रहे हैं, बहुत दिन हो गए। तो बाद में मैंने ट्विटर के जरिए ही इनकम टैक्स विभाग को भी कहा कि इस पर विचार करिए और अब शायद उस पर ज़्यादा सक्रियता से विचार किया जा रहा है। तो आप चिंता ना करें, टैक्स गुरु आपकी हर संभव मदद करेगा। फिर भी मामला ना सुलझे आप हमें लिखिएगा tax@moneycontrol.com पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराने मामले में टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स के नोटिस से मिला छुटकारा, आखिर कैसे, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब के साथ आप दर्शकों का सवाल लें, इससे पहले आप सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। खबर यह है कि इनकम टैक्स के वर्षों पुराने मामले खोलने को लेकर के दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने का फैसला लिया है। अब 3 साल से ज्यादा पुराने मामले नहीं खोले जा सकेंगे। इस फैसले को और ज्यादा डिटेल में समझते हैं शरद कोहली जी से। कोहली जी, ये जो फैसला है ये आखिर फैसला है क्या? टैक्स पेयर्स को किस तरह से राहत मिलेगी? देखिए, एक सेक्शन है लक्ष्मण आयकर में, सेक्शन 149। तो आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट, यानी कि पिछली कोई इनकम अगर आयकर विभाग को लगता है कि टैक्स देने से चूक गई है तो सेक्शन 148 में एक नोटिस आता था, उसको इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। उसी के बाद का सेक्शन है 149, उसका सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर पहले जो था कि आपके 50 लाख से भी अगर कम का केस है तो आप उसको 6 साल तक खोल सकते हैं। मतलब 50 लाख से कम की अगर आयकर विभाग को लग रहा है कि कहीं चूक हो गई है, कहीं कोई लीकेज है, कहीं कोई इनकम दिखाने से रह गई या हमने पकड़ ली है, तो आप उसको 6 साल तक खोल सकते थे। इसी का सेक्शन बी कहता है कि अगर 50 लाख से ऊपर है तो आप 10 साल तक खोल सकते हैं। अब एक गणेश दास खन्ना जी का केस आया दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसका आपने जिक्र किया। उस केस में यह फैसला हुआ, उसमें आयकर विभाग ने 50 लाख से कम के केस पर भी पिछले 5-6 साल पुराने केस पर नोटिस दे दिया था। तो इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं साहब, सेक्शन 149(1)(a) जिसका बजट में अमेंडमेंट किया गया, वो साफ साफ कहता है कि अगर 50 लाख से कम की इनकम एस्केपिंग असेसमेंट आपको नजर आ रही है तो 3 साल से पुराना केस आप नहीं खोल सकते हैं, आपको ये छोड़ना पड़ेगा मामला। तो इसमें टैक्स पेयर के हक में ये मामला गया अगर 50 लाख से कम की इनकम डिटेक्टेड दिखाई दे रही है। तो इसमें खास तौर से जो 50 लाख से कम के हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत है, कैसे? जी। और जो बड़े मामले हैं, जो बड़े मामले हैं तो 10 साल तक 149(1)(b) का जो क्लॉज है वो तो 10 साल तक आयकर विभाग को ये राइट देता है कि आपके केस को खोला जा सके। चलिए, पिछले दिनों बड़ी सुर्खियां हुई थी कि पुराने मामले इनकम टैक्स विभाग खोल रहा है, तो ये कुछ चुनिंदा मामलों में ये एक राहत हाईकोर्ट से मिला है, तो ये दर्शकों के लिए काम की खबर है। चलिए अब चलते हैं कोलकाता, जहां से तिलक नाथ सिन्हा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तिलक साहब नमस्कार, क्या सवाल है आपके पास? यस सर जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है? माय प्रॉब्लम इज दिस, आई एम ए सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन, पेंशनर। माय ग्रॉस एनुअल इनकम इज 5,90,000। This year I have a long-term capital gain of rupees 2,11,000. ठीक है। मैंने interested to opt for the new regime. I have calculated a tax for the annual gross income against the annual income, deducting the standard deduction without the standard deduction. It has come to 12,000. And long-term capital gain tax has been assessed as 11,000. Totally 23,000. Am I eligible to have the rebate under Section 87A benefit? तिलक नाथ जी, देखिए, आपका अगर 7 लाख, आपको पता होगा कि 3 लाख रुपए बेसिक न्यू रेजिम में शुरू होता है और 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं आता है। मतलब 7 लाख रुपए तक 87A का रिबेट ले सकते हैं। तो अगर आप इनको दोनों को जोड़कर
7 लाख से ऊपर आ रहा है, क्योंकि आप फिगर्स बोल रहे थे, तो फिगर्स को ऐसे लक्ष्मण ऑन स्क्रीन तो नोट करना और कैलकुलेट करना होता है, पर मैं इनको मापदंड बता देता हूं तिलकनाथ जी को, क्योंकि काफी जागरूक लग रहे हैं और सुपर सीनियर सिटीजन है, तो इनको बहुत तजुर्बा है। तो 7 लाख रुपए तक के इनकम पर, बल्कि 7 लाख से ऊपर भी जाता है, अगर आप उसमें कुछ टैक्स मिला लेते हैं, तो आप अपना जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो जोड़ें, जो आपका पेंशन से आता है उसको जोड़ें, स्टैंडर्ड डिडक्शन आप ले रहे हैं लीजिए, और 80 का रिबेट, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं, इंटरेस्ट पर वो भी मिलता है, अगर कुछ इंटरेस्ट इनकम है उसको ले, और सारे को घटा के अगर वो 7 लाख टच कर रहा है या 7 लाख से नीचे जा रहा है, तो 87A का पूरा रिबेट न्यू रेजिम के अंतर्गत आपको तिलकनाथ जी मिल जाएगा। इसमें दरअसल ये जो बता रहे थे, तो 5,90,000 इनका ग्रॉस एनुअल इनकम है जी, और 2,11,000 जो है इस साल इनकी इनकम है जी, और ये लॉन्ग टर्म तो 8 लाख से ऊपर जा रहा है, 8 लाख से तो ऊपर 8 लाख से ऊपर जा रहा है, पर उसमें 112A का 1 लाख का रिबेट भी मिलता है, जो कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलता है, तो 1 लाख वो रिबेट मिल गया, प्लस अगर इनकी पेंशन है उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है, पेंशन पर मतलब अगर वो किसी एम्प्लॉयर के थ्रू आ रही है तो वो भी मिल जाएगा आपको 50,000, और उसके अलावा आपको 1 लाख रुपए 112A में भी मिल गया, तो सबको मिला के मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि शायद इनका 7 लाख से नीचे आएगा। पर ये पूरी कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन के लिए क्या होता है लक्ष्मण, हमको बहुत सारी चीजें बारीकी से देखनी होती है, तो मोटा मोटी आपने हिसाब मैंने बता दिया, और मुझे पूरी उम्मीद है तिलकनाथ जी क्योंकि बहुत जागरूक हैं तो वो इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। अब चलते हैं मुंबई, जहां से उद्धव निकम जी ने एक सवाल भेजा है ईमेल के जरिए। दरअसल वो उनका जो वेतन है उसके हिसाब से, उनके सैलरी के हिसाब से हाई टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, इसलिए ये अब क्या कर रहे हैं कि अपने वाइफ के नाम से और अपनी बेटी के नाम से, बेटी जो एडल्ट है उनके नाम से जो है डीमेट अकाउंट खुलवाया है, वहाँ पे म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव, शेयर ट्रेडिंग वहाँ पे करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, ताकि टैक्स की लायबिलिटी यहाँ पे बच सके। अब इनका सवाल ये है कि क्या ये तरीका सही है क्या टैक्स बचाने के लिए, या फिर अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो है बेच दें और जो पैसा है वो पैसा ही अपनी बेटी वाइफ के नाम कर दें और फिर वहाँ से इन्वेस्टमेंट करें, क्या सही तरीका है इनके लिए? देखिए, ये बहुत लोग ऐसा कोशिश करते रहते हैं। बिल्कुल, उधम जी की वाइफ या बेटी प्रसन्न तो हो जाएंगी, क्योंकि उनके नाम जब इतनी बड़ी ट्रेडिंग होने लगेगी और उनको गिफ्ट मिलेगा लक्ष्मण, पर टैक्स इससे नहीं बचेगा, क्योंकि जब आप अपनी वाइफ को गिफ्ट करते हैं तो वाइफ को गिफ्ट करने में सेक्शन 64 में क्लबिंग प्रोविजन आ जाता है। वाइफ के नाम आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वाइफ के नाम ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि पैसा आपका लगा हुआ है। अगर वाइफ की स्वयं टैलेंट से कमाया हुआ पैसा है फिर तो नहीं होगा, पर आपका गिफ्ट किया हुआ पैसा है तो उस पर आपकी इनकम में क्लब हो जाएगा। पर हाँ, आपने बेटी का जिक्र किया, अगर बेटी आपकी मेजर है यानी कि 18 साल या उससे ऊपर आयु की है तो वो क्लबिंग नहीं होगी। तो मैं वाइफ और बिटिया के लिए, दोनों के लिए अलग अलग एडवाइस है। वाइफ में क्लबिंग हो जाएगी, बेटी के केस में अगर 18 साल की वो हो चुकी हैं तो फिर क्लबिंग नहीं होगी, उसका टैक्स उन्हीं को देना पड़ेगा। वहां पर आपकी ये जो योजना है ये कामयाब मानी जाएगी। लेकिन जो ये अपने हाई टैक्स ब्रैकेट से टैक्स की लायबिलिटी को कम करने का तरीका बता रहे हैं, वो वैसा उतना फ्रूटफुल है नहीं। वाइफ को अगर करते हैं तो नहीं है, और बेटी 18 साल की बेटी है तो फिर कुछ हद तक कामयाब हो जाएगी। तो ये लेकिन काफ़ी दिलचस्प सवाल था, कई लोग इस तरह के तरीके ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो नियम है कोहली साहब ने आपको बता दिया है। और चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि अगर आप जीएसटी कारोबारी हैं और आपको इनपुट क्रेडिट और टीसीएस दोनों ही क्लेम करना है तो इसका क्या तरीका है, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। कोहली साहब, अगला सवाल आया है राजस्थान जयपुर से भंवर लाल शर्मा जी का, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शर्मा साहब नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? वेल सर। चलिए बताइए, टैक्स गुरु कैसे आपकी मदद कर सकता है? सर, मैं एक प्रॉब्लम मेरे साथ में है। आई एम ट्रेडर ऑन मतलब फ्लिपकार्ट, मीशो एंड अमेजन। ठीक है। तो मैं जहाँ से माल खरीदता हूँ वहाँ मुझे वैट मतलब देना पड़ता है, जीएसटी देनी पड़ती है। और ये जो मतलब कंसर्न मेरी मतलब है वो ऑलरेडी मेरी फुल प्राइस के ऊपर जीएसटी काट लेती है मतलब। अच्छा। अब मेरे पास में जो मैंने इनपुट मेरे पास आया हुआ है वो इकट्ठा हो रहा है, वो इनपुट मुझे कैसे मिलेगा मतलब? जी हाँ, भंवरलाल जी का लक्ष्मण ये जो सवाल है ये मेरे हिसाब से लाखों ट्रेडर्स जो हैं इस समय, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, इन्होंने फ्लिपकार्ट का जिक्र किया, मीशो का जिक्र किया,
और बहुत सुनने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर हम आज उसको इस शो के माध्यम से बहुत आसान कर देते हैं। दो तरीके से भंवरलाल जी आपने कहा आप दे रहे हैं, एक तो जो आप परचेज कर रहे हैं क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हैं कहीं से खरीद के और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बेच रहे हैं, वो जीएसटी जो है उसको आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। जो आप जीएसटीआर 2B फाइल करेंगे, जब वो उसमें रिफ्लेक्ट होने लगेगा तो उसको आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से अपने आउटपुट में से घटा सकते हैं। ये तो रही एक की बात, जीएसटीआर 2B। हाँ, जो जीएसटीआर 2B जो रिटर्न फाइल करते हैं। ठीक है। अब बात आती है इनसे लक्ष्मण, क्या होता है कि भंवरलाल जी से जो ये ई कॉमर्स कंपनीज हैं ये टीसीएस भी ले रही हैं, इसको हम टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स बोलते हैं। जो इन्होंने कहा ना मेरे से वो ले रही हैं, इसको टैक्स कलेक्शन है। ये जो टीसीएस है भंवरलाल जी, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इसको आप एक जीएसटीआर 8 एक फॉर्म होता है, नोट करिएगा, जीएसटीआर 8 वो आप फाइल करिए। उसको जब आप फाइल करेंगे तो इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट की तरफ से भी ले सकते हैं और ये आपके कैश लेजर में भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा। लक्ष्मण, एक कैश लेजर होता है जिसमें की अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है, उसके जरिए भंवरलाल जी आप इसको रिफंड भी ले सकते हैं। तो दोनों जो जीएसटी आप परचेज पे कर रहे हैं उसको भी आप आईटीसी ले सकते हैं, जो आपका ये ई कॉमर्स कंपनीज कलेक्ट कर रही हैं आपसे उसको आप रिफंड भी ले सकते हैं कैश लेजर से, और उसको आप आईटीसी की तरह से भी ले सकते हैं। तो देखिए आपका हमने दोनों के दोनों टैक्स का कोशिश की है फायदा कराने का लक्ष्मण, कि इनका दोनों टैक्स इनको वसूला जाए। भंवर साहब समझ गए? प्रेस्क्राइब्ड पीरियड क्या होगा सर, मतलब कब ले सकते हैं? जब आप अपनी जो नेक्स्ट रिटर्न फाइल करते हैं भंवरलाल जी, जैसे ही आपसे कलेक्ट किया जाता है उस महीने की जो रिटर्न फाइल करते हैं उसमें आप जीएसटीआर 8 फाइल करिए, और जो आप अपनी रूटीन में रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो आप जीएसटीआर 2B में जब आप फाइल करेंगे तो उसमें वो तो आपको ऑटोमेटिकली इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए रिफ्लेक्ट होगा। टीसीएस भी जो है वो भी आपके कैश लेजर में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसे ही ये उदाहरण के तौर पर फ्लिपकार्ट जब जमा करेगी उसको। तो इसमें पुराने पैसे भी उसमें क्लेम कर सकते हैं? जी हाँ, पुराने बिल्कुल कैश लेजर में तो पैसा खड़ा रहता है, कभी भी उसको रिफंड क्लेम फाइल कर सकते हैं। पर मैं सलाह ये दूंगा कि आप इसको लेट मत करिए, आप इसको साथ के साथ लेते जाइए। चलिए, तो बड़ी अच्छी खबर है भंवर जी। आप तो कह रहे थे मेरी समस्या है, तो समस्या चुटकियों में सुलझा दी हमारे टैक्स एक्सपर्ट ने। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पर। भंवर जी संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। ऐसे आप हमसे संपर्क करते रहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं मोतिहारी बिहार, जहां से दीपक श्रीवास्तव जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक जी नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? नमस्कार, आप दोनों आदमी को बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। बताएं कैसे हम आपकी मदद कर सकते हैं? जी, मेरा प्रश्न है कि हम एक आम नागरिक हैं। हमारा एनुअल जो टैक्सेबल इनकम होता है उससे हम सामान परचेज करते हैं, ठीक है, उसमें हम जीएसटी पे करते हैं, लेकिन उसी जीएसटी अमाउंट पर फिर हम जब टैक्स रिटर्न भरते हैं तो फिर टैक्स पे करते हैं। अच्छा, तो क्या उस जीएसटी अमाउंट को हम अपने टैक्सेबल इनकम में से घटा सकते हैं? अच्छा, बड़ा दिलचस्प सवाल है ये, कई लोगों का दर्द है ये, क्या कहें, बताइए, आप ही बताइए। पहले तो दीपक जी को मैं छठ की बिलेटेड शुभकामनाएं देना चाहूंगा। दीपक जी, ये तो आपने सवाल ऐसा पूछा है, मुझे लगता है किसी जैसे चुनावी भाषण होता है उसमें कुछ ऐसा मुझे कभी कभी सवाल सुनाई देता है, पर नहीं साहब, जीएसटी जो आप पे करते हैं अपनी परचेजेस पर उसको आप आयकर में नहीं घटा सकते। हाँ दीपक जी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं कोई और उस बिजनेस करने के दौरान आप अपनी रूटीन परचेज कर रहे हैं, यानी कि बिजनेस से संबंधित आप परचेज कर रहे हैं, तो फिर वो जीएस जो अभी आपने परचेज वैल्यू दी है उसको आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे की तरह या परचेज की तरह क्लेम कर सकते हैं। पर अगर आप मान लीजिए लक्ष्मण नौकरी करते हैं और आप कहें मैं दुकान से चॉकलेट खरीद के लाया और मैंने उस पर जीएसटी भी पे किया, तो क्या मैं अपनी जो सैलरी की कंपटीशन है उसमें से उस चॉकलेट के जीएसटी को घटा सकता हूं? तो दीपक जी ऐसा मैं ये भी नहीं कह सकता बदकिस्मती नहीं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स है। अभी दोनों की इस प्रकार से खिचड़ी कहीं पकने का प्रावधान नहीं है लक्ष्मण। चलिए दीपक जी, लेकिन आपने जो कहा है एक आपकी बात है, आपके सुझाव हैं जो टैक्स गुरु के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी, जो नीतिगत मामले हैं। लेकिन अभी जो टैक्स के नियम है उस नियम के अधीन बताया कोहली साहब ने कि आप इस तरह से एडजस्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमसे संपर्क करने के लिए धन्यवाद। आगे भी कोई उलझन हो तो आप टैक्स गुरु को जरूर लिखिएगा, हम वापस से आपसे बातचीत करेंगे। कोहली साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का जवाब देने के लिए। टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।